हेलो स्टूडेंट, तो हम देखने जा रहे हैं ग्रेविटेशन का कैप्सूल। अब इसके अंदर एनसीईआरटी का भी पोर्शन कवर कर लेंगे। तो दो ऐसी चीजें रखी है एनसीईआरटी की जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है, और मेरे ख्याल से वो चीज आप छोड़ देते हैं, ठीक है ना, एनसीईआरटी में पल्ले नहीं पड़ती। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है, देखो बेसिक फॉर्मूला, फॉर्मूले के ऊपर कुछ नए सवाल मैंने रखे हैं, इनको हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो पहले तो न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशन। तो दो पॉइंट मासेस हैं, इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है, फॉर्मूला आप सब जानते हो, Gm1m2/r²। तो जितनी ये फोर्स लगाता है उतनी ये फोर्स लगाता है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन म्यूचुअल फोर्स होती है। तो सीओएम वाला लेक्चर याद आया होगा। तो म्यूचुअल फोर्स होती है, तो अगर हम इसको रिलीज करें, यानी इनिशियली सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर हो, तो फाइनली भी सेंटर ऑफ मास जो रहेगा वो रेस्ट पर रहेगा, और ऐसे पार्टिकल रिलीज करने पर अपने सेंटर ऑफ मास पे जाकर के कोलाइड करेंगे। तो ये सीओएम से एसोसिएटेड ग्रेविटेशन का छोटा सा पोर्शन। नेक्स्ट आपने मेरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ाई था, दो पॉइंट चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर भी अगर हम दो पॉइंट मासेस की पोटेंशियल एनर्जी देखें तो बस इसका फॉर्मूला, इसमें कोई साइन कन्वेंशन तो होते नहीं, डायरेक्ट ही आता है, Gm1 - Gm1m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, नहीं r। अब जैसे अगर हम सिस्टम को अरेंज या रीअरेंज करें तो हमें सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी चाहिए होगी। तो जैसे यहाँ तीन मासेस हैं तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी हम पेयर वाइज ले लेंगे। नंबर ऑफ पेयर मैंने बताए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, Nn-1/2। तो यहां पर तीन पेयर जो हमारे पास आ जाएंगे उनकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -3Gm² डिवाइडेड बाय r। मान लो सेपरेशन हमने 2r कर दिया, तो अब नई पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -3Gm। ये मैं रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है ना, ये प्रॉब्लम आएंगे आगे। तो -3Gm² अब ये करेगा कौन? एजेंट करेगा। एजेंट का वर्क डन निकालना है तो अपना वही ब्रह्मास्त्र लगाया, W एजेंट बराबर डेल्टा U, और यहां से हमारे पास इनके वर्क डन की, सिस्टम के रीअरेंजमेंट के वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करने जा रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल नए एग्जाम्पल है, ठीक है ना, जो मैंने आपके लिए सिलेक्ट करके रखे हैं ग्रेविटेशन में। तो पहला प्रॉब्लम ये कह रहा है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और जनरली इस टाइप का एग्जाम्पल पता नहीं, शायद आप लोगों ने कम इंटरेक्ट करा होगा इस एग्जाम्पल से, तो छोड़ दोगे, जबकि बहुत इजी प्रॉब्लम है। तो ये कह रहा है टू पार्टिकल ऑफ कंबाइंड मास m। तो हमें दो पार्टिकल दे रखे हैं, उनका कंबाइंड मास यानी टोटल मास m1 + m2 मिला के m है। तो एक पार्टिकल ये ले लिया m1, दूसरा पार्टिकल हमने ले लिया m2, दोनों का कंबाइंड मास यानी m1 + m2 का वैल्यू m के बराबर है। तो m1 + m2 = m। आर प्लेस्ड इन स्पेस विद सर्टेन सेपरेशन, तो इनके बीच में कुछ सेपरेशन था। आर रिलीज्ड, तो इनको रिलीज कर दिया गया। फोर्स म्यूचुअल ग्रेविटेशन है, ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास पूछेगा तो इनिशियली रेस्ट पर, तो फाइनली भी रेस्ट पर, खैर वो नहीं पूछ रहा हूं मैं। तो ये कह रहा है इंटरैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज ओनली ग्रेविटेशनल नेचर एंड देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट। एक्सेलरेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू अदर व्हेन सेपरेशन इज आर। तो कहते जब इनके बीच का सेपरेशन आर रह जाए तो ये बताओ वन का एक्सेलरेशन टू के रिस्पेक्ट में कितना होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, फोर्सेस लगाएंगे। तो जितना ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा उतना ही ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। दोनों की फोर्स का फॉर्मूला वही रहेगा, Gm1m2 डिवाइडेड बाय r²। ठीक है ना, बढ़िया सवाल है। ये भी हो जाएगा Gm1m2 डिवाइडेड बाय r²। अब इसका एक्सेलरेशन हम a1 ले लेते हैं, एक्सेलरेशन हो जाएगा f/m1, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा f1/m1, m1 से डिवाइड करोगे तो m1 कट जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा Gm2/r²। और सिमिलरली इसका एक्सेलरेशन a2 हमारे पास आ जाएगा f2/m2, f2/m2 करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास Gm1 डिवाइडेड बाय r²। तो ये आ गया Gm2/r², ये आ गया Gm1/r²। ना वो a1 पूछ रहा, ना वो आपसे a2 पूछ रहा, वो रिलेटिव एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो a रिलेटिव हो जाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो ऐड हो जाएंगे a1 + a2। ऐड करते ही G/r² बाहर आ गया, अंदर बचा मेरे पास m1 + m2। अब यूज लेंगे हम जो हमें डेटा दे रखा है कि कंबाइंड मास उसका m के बराबर है, सब्स्टिट्यूट किया तो आंसर आ गया Gm डिवाइडेड बाय r²। दिस इज देयर रिलेटिव एक्सेलरेशन। था ना मजेदार। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरे पास आ गई Gm/r²। राइट आंसर हो गया हमारा बी वाला। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो आप प्रॉब्लम देख रहे हो, कई तरीके से मैंने कई बार कभी ट्रायंगल लेकर के कराया, कभी स्क्वायर लेकर के कराया। तो इस बार मैंने दो पॉइंट मास ले लिए। कह रहा है दो पार्टिकल ईच ऑफ मास m, टू पार्टिकल ईच ऑफ मास m मूव अराउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस r अंडर द एक्शन ऑफ म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल। बहुत कॉमन है, हर बार कराया जाता है ताकि एग्जाम में आने पर छोड़ के नहीं आओ, इस बार भी करा रहा हूं। तो दो पार्टिकल है, तो दोनों बिल्कुल ऐसे रहने चाहिए, एक इधर तो एक इधर। दोनों का मास हमें m दे रखा है, म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण इस सर्कल में घूम रहे हैं। तो ये इधर जाएगा तो ये इधर भागेगा, हमेशा आमने सामने देखने को मिलेंगे। टोटल डिस्टेंस इन दोनों पार्टिकल के बीच का हो गया 2r। अब ये कहता है इसकी स्पीड बता दो। तो देखो बेसिक कंसेप्ट क्या है, पहले फोर्स लगाएंगे और सर्कुलर पाथ है तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर डाल देंगे।
तो इसने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के, जिसका फॉर्मूला हो गया, ध्यान से लिखना है, जी m1 m2 मिलके हो जाएंगे m स्क्वायर, डिस्टेंस हो गया 2r का स्क्वायर यानी 4r स्क्वायर। अब इसकी स्पीड हम v ले लेते हैं, तो ये जो फोर्स है सेंटर की तरफ लग रही है, सेंट्रीपिटल का काम करेगी, तो इसको हम जी एम स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर को पकड़ के सेंट्रीपिटल के बराबर डाल देते हैं। सेंट्रीपिटल हो गया एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अब चेक करो, m से m गया, r से r गया, और v यानी इन पार्टिकल की स्पीड मेरे पास आ गई। स्पीड के साथ टाइम पीरियड भी पूछ सकता है, वो बताऊंगा अभी। तो स्पीड हमारे पास आ गई रूट अंडर जी एम डिवाइडेड बाय 4r। तो दिस इज देयर ऑर्बिटल स्पीड, ठीक है ना। इस ऑर्बिट में इनकी ये स्पीड रहेगी। मान लो टाइम पीरियड पूछता, तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे, तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाय स्पीड, ये हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा। तो 2 पाई आर को तो पढ़ा रहने दो, स्पीड की वैल्यू डाल दो, रेसिप्रोकेट करके लिख दो, रूट अंडर 4r डिवाइडेड बाय जीएम, ठीक है ना। अब ये बेचारा बाहर पड़ा हुआ है, ये अंदर है, तो आर को अंदर ले जाओ, तो फाइनल एक रिजल्ट आ जाएगा 2 पाई, आर को अंदर ले जाओगे तो बन जाएगा आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4r³ डिवाइडेड बाय जीएम। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। तो हमने सारी चीजें कर ली। अब टाइम पीरियड आ गया, एंगुलर स्पीड पूछे तो 2 पाई बाय टी से निकाल लो। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। एक और खास बात, ऐसे सिस्टम को डबल स्टार सिस्टम भी बोलते हैं। ये सेंटर के अबाउट नहीं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व करता है, क्योंकि दोनों के मासेस यहाँ पर सेम दे रखे थे, इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में आ गया। पॉइंट मेरा समझ गए। तो ऐसे करके हम प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, एक और बात, इस डबल स्टार सिस्टम में जितना इसका टाइम पीरियड होगा उतना इसका टाइम पीरियड होगा, जितना इसका ओमेगा होगा उतना इसका ओमेगा होगा, ठीक है ना। लीनियर स्पीड अलग अलग हो सकती है अगर सेंटर से डिस्टेंस अलग अलग है। तो ये इसके कंसेप्चुअल पॉइंट्स रहे डबल स्टार सिस्टम के। नेक्स्ट दिखाता हूं। अब हमारे पास आ जाते हैं फॉर्मूला। देखो, ग्रेविटेशन फॉर्मूला बेस्ड है और एप्लीकेशन बेस्ड है। जितना बढ़िया फॉर्मूला और जितना बढ़िया एप्लीकेशन आपको आता है, आप ग्रेविटेशन में मास्टर हो, तो लेक्चर के बाद आ ही जाएगा, फिर मास्टर शीट लगानी है। देखो, अब हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और उसका वेरिएशन निकालना है। इस पे बहुत अच्छा सवाल मैंने रखा है, मजेदार है, देख आपको लगाने में मजा आएगा सवाल। तो ये कह रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पहले सरफेस ऑफ अर्थ पे निकालते हैं। कुछ नहीं करना, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाई, एम जी के बराबर डाली, वहां से जी की वैल्यू आ जाएगी, एम ए डालते ही ए की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहां से जब जब हमें जी एम ई की जरूरत पड़ेगी, छोटा जी आर ई स्क्वायर से रिप्लेसमेंट मार देंगे। इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, तो कई बार क्या होता है, छोटे मोटे सवाल होते हैं जिसमें डेंसिटी का वेरिएशन होता है, तो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी इसका फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। मास को डेंसिटी इनटू वॉल्यूम डाल दो और आपके पास डेंसिटी का रिलेशन आ जाएगा, 4/3 पाई जी रो आर ई। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेंसिटी और रेडियस ऑफ अर्थ के टर्म्स में उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो रो और आर ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सवाल कैसे बनेगा, कहेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कंपेयर करके बताओ अर्थ पर और प्लैनेट पर। प्लैनेट की डेंसिटी अर्थ की डेंसिटी की डबल है, रेडियस जो है वो आधा। क्या ही करना, कुछ नहीं, सीधे G1/G2 का रेशियो मारा, ρ1/ρ2 R1/R2 उठा के सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यू, गेम ओवर। तो इस टाइप के छोटे मोटे प्रॉब्लम इस पे बन जाते हैं। आई होप आप इसको एग्जाम में कर लोगे। नेक्स्ट, अब एल्टीट्यूड पर, डेप्थ पर और रोटेशन का क्या फर्क पड़ता है। तो जैसे जैसे अर्थ के सरफेस के बाहर जाते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता जाता है। करना क्या है, एच हाइट पर हो, ठीक है ना, अर्थ के सरफेस से एच हाइट पर हो, तो क्या करना, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाई G(m1m2/r²), आर की जगह क्या आ जाएगा, आर ई प्लस एच, और उठा करके वहां से जी डैश निकाल लिया। तो ये जी डैश का आप जो फॉर्मूला देख रहे हैं, ये जनरल फॉर्मूला है, किसी भी हाइट के लिए वैलिड है। अगर हाइट आर ई से बहुत कम है तो यही अप्रोक्सीमेशन का रिजल्ट आ जाएगा। ये सिर्फ तब लगाना होता है जब हाइट आर ई से काफी कम हो और 100 किलोमीटर के अंडर में हो। जैसे बोले अर्थ के सरफेस के 50 किलोमीटर पर बताओ, तो 50 किलोमीटर अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो गया, हम ये लगा देंगे, ठीक है ना। अब डेप्थ, डेप्थ में एक ही फॉर्मूला है, इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, चाहे छोटी डेप्थ हो, चाहे बड़ी डेप्थ हो, चाहे कितनी भी डेप्थ हो, रिजल्ट हमारे सामने जी डैश इक्वल्स टू जी 1 - h/r ई। तो इससे आप डेप्थ वाला रिजल्ट कर सकते हो। ये आया कहां से, हमारा वही सॉलिड स्फीयर की फील्ड वाला फॉर्मूला है, दैट्स इट, ठीक है ना, मैं आगे बता दूंगा। अब इफेक्ट ऑफ रोटेशन, तो अगर अर्थ घूम रही है और अर्थ के सरफेस पर बॉडी लैम्डा के, लैम्डा हम हॉरिजॉन्टल से ले रहे हैं, इसको लैटिट्यूड बोलते हैं, वहां रखी हुई है, तो जी डैश का वैल्यू आता है G - RE ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा,
ठीक है ना। अब जैसे हम बात करें इक्वेटर की, इक्वेटर पर लैम्डा हो जाएगा 0, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिनिमम हो जाएगा g माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर। पोल पर चले जाए तो लैम्डा हो जाएगा 90 और वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम हो जाएगा जो कि g के बराबर हो जाएगा। तो पोल से अर्थ के बीच में आप जाओगे, पोल से अर्थ के बीच में, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको अलग अलग मिलेगा, पोल पर मैक्सिमम, इक्वेटर पर मिनिमम। ये थी ज्ञान की बात, फॉर्मूले की बात। अब जो सवाल की बात आ रही है वो ये मजेदार जबरदस्त सवाल, ठीक है ना। ये कह रहा है लेट ओमेगा बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ रोटेशन। तो हमें पता चल गया है रोटेशन ऑफ अर्थ का चक्कर है। assume that acceleration due to gravity on the earth surface has the same value at equator and pole। तो ये कहता है भाई लैम्डा वैम्डा छोड़ो, जितना इक्वेटर पर है उतना पोल पर है वो ले लो, ठीक है ना। तो इक्वेटर पर कितना है, तो एट इक्वेटर फॉर्मूला हो गया g माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। यही आप पोल आर ई ओमेगा स्क्वायर, यही आप पोल पर ले लो। तो कहता है इक्वेटर और पोल पर वेरिएशन इग्नोर करो। आगे, an object weighted at equator gives the same reading as a reading taken at the depth below the earth surface at the pole। इंसान घूम गया यहां पर, ये क्या बीमारी आ गई। तो ये कहता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डैश जितना इक्वेटर पर है, कितना है, g माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर, उतना ही पोल पर d डेप्थ नीचे हो। समझ रहे हो गेम। तो पोल पर d डेप्थ नीचे, तो पोल पर कितना होता है, g होता है, और d डेप्थ नीचे चले जाएंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा g डेप्थ वाला लगाएंगे 1 माइनस डी बाई आर। ये वो कहना चाह रहा है, ठीक है ना। तो ये वो कहना चाह रहा है जितना इक्वेटर पर है उतना पोल पर d डेप्थ नीचे। अब लैंग्वेज अच्छे से आई होगी। तो ऐसा घुमाऊ टाइप का सवाल है, दोनों को बराबर लपेटें। तो जैसे ही दोनों को बराबर करेंगे हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, d की वैल्यू निकालनी है। तो दिस इंप्लाइज दैट g माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू हो गया g माइनस जी डी बाय आर ई। अब आप चेक करें, g से g कैंसिल हो गया, इसको इधर भगाओ और d की वैल्यू निकाल लो। तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास आर ई ओमेगा स्क्वायर, आर ई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय g। तो ये वो डेप्थ हो गई पोल पर जहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेटर वाले के बराबर मिलेगा। तो राइट आंसर हो गया आपका ए वाला। तो मेरे ख्याल से मजेदार था, जिसमें मैंने देखो रोटेशन भी इस्तेमाल करवा लिया, डेप्थ भी इस्तेमाल करा लिया, इक्वेट करके आंसर भी निकलवा लिया। तो मजेदार खेल था, इसलिए एक सवाल जबरदस्त था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हो ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी के अंदर हमारे पास बहुत सारे खेल आते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गया, शिफ्टिंग ऑफ ऑर्बिट हो गया, सारे रखे हैं। एनसीईआरटी का मैंने वही सवाल उठा करके रखा है, तो मैंने एनसीईआरटी इसलिए मिक्स कर दिया, मैंने कहा शाम में बताऊं फिर बच्चे बोर होंगे, बेहतर है इसी लेक्चर के अंदर हम लोग एनसीईआरटी वाला पोर्शन भी निपटा दें, तो दोनों चीजें एक ही टाइम पर हो जाएंगी। तो देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी कहती है कि एक सर्कुलर ऑर्बिट में कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है अर्थ के चारों तरफ, ठीक है ना, सर्कुलर ऑर्बिट के लिए। तो अगर आप ये वीओ निकालना चाहते हो, कंसेप्ट वही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाई, सेंट्रिपिटल के बराबर डाल दी। तो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी आ गई, जनरल फॉर्मूला आ गया अंडर रूट जी एम ई बाय आर। तो जनरल हम वैसे कि ये तो अर्थ के चारों तरफ है, किसी प्लैनेट के चारों तरफ होगा तो अंडर रूट जी एम बाय आर लिखेंगे। आर ध्यान रखना है सेंटर से लेकर के यहां तक की दूरी है, ठीक है ना। अब इसको अगर हम रेडियस ऑफ अर्थ और हाइट के टर्म में ब्रेक करें, एल्टीट्यूड के टर्म में ब्रेक करें, तो स्मॉल आर को हम रिप्लेस कर देंगे आर ई प्लस एच से। अब एक और इंपॉर्टेंट बात है, एनसीईआरटी वाले में ही यूज होगी, वो है कैलकुलेशन का एक टूल। वो टूल ये है कि अगर सैटेलाइट अर्थ के सरफेस, ध्यान रखना सिर्फ अर्थ के लिए कैलकुलेशन है, और मून के लिए और किसी और प्लैनेट के लिए कैलकुलेशन नहीं वहां करनी पड़ेगी। तो अगर अर्थ के सरफेस के बहुत पास, यानी एच नेग्लेक्ट कर दें, कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, तो ये रिजल्ट आ जाएगा अंडर रूट जी एम ई बाई आर ई। सिंप्लीफाई करने पर ये बन जाएगा जी आर ई स्क्वायर, अंडर रूट जी आर ई बन जाएगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 8 किलोमीटर पर सेकेंड। तो मैं ये कई बार कैलकुलेशन में यूज करता हूं। तो जब भी मेरे को जी एम ई बाई आर ई पुट करना होगा, तो मैं कभी जी एम ई बाई आर ई में इसका वैल्यू इसका वैल्यू इसका वैल्यू नहीं डालने वाला, ठीक है ना। तो जी एम ई बाई आर ई हमारा होगा 8 किलोमीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, यानी 64 इंटू 10 की पावर 6। सही है। तो शानदार कैलकुलेशन होगी और फटाफट से कैलकुलेशन से हम आंसर निकाल के दे देंगे। तो इस पे बेस सवाल है, थोड़ी सी देर में आपको बताता हूं। फिलहाल इस टाइप का प्रॉब्लम देखो, ये एनसीईआरटी का नहीं है, एनसीईआरटी वाला चेंज इन ऑर्बिट वाला है, तो थोड़ी देर में बताता हूं। कह रहा ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट जस्ट अबव अर्थ सरफेस इज वी नॉट। तो जस्ट अबव है, तो वी नॉट की वैल्यू होगी जी एम ई बाय आर ई, ठीक है ना।
ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी फॉर अनदर सैटेलाइट ऑर्बिटिंग एट एन एल्टीट्यूड हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ। तो अब जो एल्टीट्यूड दे रखा है, एच का वैल्यू दे रखा है, वो RE/2 दे रखा है। यहां पर ऑर्बिटल स्पीड VO डैश ले ली, जनरल फॉर्मूला लगाया GME डिवाइडेड बाय RE प्लस एच, एच की जगह हमने RE/2 डाल दिया। तो ये बेसिकली मैंने इसलिए रखा ताकि आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी के फॉर्मूले का एप्लीकेशन आ जाए। तो ये बन गया हमारा √2/3 GME/RE। अब GME/RE को रूट अंडर में हम VO डाल देंगे, तो √2/3 VO। तो दिस इज द न्यू ऑर्बिटल स्पीड एट एन एल्टीट्यूड RE/2। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हमारे पास बन गया सी वाला। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाँ, अब इसमें आपको मिलेगा एनसीईआरटी वाला प्रॉब्लम, दिखाऊं? तो एनसीईआरटी का प्रॉब्लम ये रहा, और अगर बिना आप इसको एनसीईआरटी के हिसाब से कैलकुलेट करोगे पागल हो जाओगे, आपको पल्ले ही नहीं पड़ेगी कैलकुलेशन। भाई अनग लगा रखी है उसने, अपना पूरा दन फन लगा रखे हैं उसके अंदर, ये भी डाल दो, ये भी वैल्यू डाल दो, और कैलकुलेटर इस्तेमाल करे बिना वैल्यू इंसान 5 मिनट ले लेगा। अब इसको हम कैसे 1 मिनट के अंदर मैनेज करेंगे वो दिखाऊंगा मैं आपको। फिलहाल पहले आप ये देखें। तो ये कह रहा है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। ये ध्यान रखना, ये जो चीजें हम निकाल रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट के लिए और किसी ऑर्बिट के लिए नहीं है। तो अगर हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, ऑर्बिटल स्पीड हम निकाल ही चुके हैं, कितनी, √gm/r, तो हाफ mv² कर दो। तो काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला आ जाएगा GMEm/2r, वो हाफ इधर आ गया। ठीक है ना। ये ध्यान रखना, मैं स्मॉल r के टर्म में लिख रहा हूं, स्मॉल r सेंटर से डिस्टेंस है। पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो वो तो बड़ी सस्ती सुंदर टिकाऊ है, -GMEm/r। ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ करके मैकेनिकल एनर्जी निकालें, -GMEm/2r। तो देखो ये दोनों एनर्जी नेगेटिव है और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है। तो इन तीनों का आपस में रिलेशन रहा काइनेटिक एनर्जी बराबर mod E बराबर mod U/2। मतलब अगर हमें काइनेटिक एनर्जी लिखनी होगी तो ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी नेगेटिव ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। ये ध्यान रखना है आपको फैक्टर, इसी भी एनसीईआरटी का आपका न्यूमेरिकल है। अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है तो जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले करा था, नहीं हम कैपलर वेपलर नहीं यूज करेंगे, डिस्टेंस बाय स्पीड 2πr/v0 करेंगे, उससे टाइम पीरियड फटाफट आएगा। अब मैं आपको ये ग्राफ दे रहा हूं, ये ग्राफ डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, इसलिए इस ग्राफ में है तो कुछ खास नहीं, बट पूछ लिया जाता है इसलिए मैंने यहां पर रख लिया। हर बार रखा हुआ है तो इस बार भी है। तो काइनेटिक एनर्जी होगी -GMEm/2r, मैकेनिकल हो गई इतनी ही मैग्नीट्यूड की, पोटेंशियल हो गई उससे, आप ये देखो ये 2 का फैक्टर नीचे से हट गया तो यानी इसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया। ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी मैग्नीट्यूड में बढ़ गई बट नेगेटिव साइन लगा तो वैल्यू और कम। मतलब जैसे मान लो पोटेंशियल एनर्जी है -4, तो ये मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगी -2। अब बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो ऑब्वियसली -2 बड़ा है, -4 छोटा है। तो पोटेंशियल एनर्जी और नीचे आएगी, ये मैकेनिकल एनर्जी आएगी, और काइनेटिक एनर्जी ऊपर पॉजिटिव में चलेगी। ये ग्राफ समझने का सीक्वेंस है इसका। ठीक है ना। ये रिलेशन सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर ऑर्बिट के लिए वैलिड है। ओके, अब हम आ जाते हैं एनसीईआरटी वाले प्रॉब्लम पर। देखो कैसे इसकी धज्जियां उड़ाते हैं। तो ये कह रहा है, पढ़ो, A 440 kg satellite is in circular orbit of radius 2re about the earth। तो एक सर्कुलर ऑर्बिट है, मैं पूरा एग्जाम पिक्चराइजेशन करते हुए चलता हूं। ठीक है ना। इस तरीके से 2 डायग्राम मैंने ले लिए। तो क्या कह रहा है, एक 400 kg की सैटेलाइट है ना, सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2re। तो हमें स्मॉल r जो दे रखा है, ये रहा स्मॉल r, दिस इज 2re। इसमें घूम रही है एक सैटेलाइट। इस सैटेलाइट का मास जो है वो 8, ये मैं थोड़ा सा टाइम पास कर रहा हूं इसमें ताकि पिक्चर बना के थोड़ा प्रेजेंटेशन सही हो जाए। ठीक है ना। तो 2re के रेडियस में सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है। ठीक है ना। ऑर्बिटल स्पीड इसकी v0 ले लेते हैं। आगे बढ़ो। हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर इट टू सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4re। यानी आप ऑर्बिटल रेडियस डबल करना चाहते हो, तो ये बता दो इस ऑर्बिटल रेडियस को डबल करने के लिए कितना चेंज इन एनर्जी लगेगा। तो देखो यानी वर्क डन लगेगा, सीधी सी बात है। अब ये वर्क करेगा कौन? एजेंट करेगा। हम आप करेंगे, घर से खाली हैं तो ब्रह्मास्त्र चलाओ। तो W एजेंट प्लस नॉन कंजर्वेटिव बराबर डेल्टा ई। मैंने डेल्टा के प्लस डेल्टा यू को समेटा मार के डेल्टा ई लिख दिया। ठीक है ना। क्यों लिख दिया? क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट है, मैकेनिकल एनर्जी हम जानते हैं, नॉन कंजर्वेटिव है नहीं, भगाओ इसको। तो जो वर्क डन होगा वो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी के बराबर हो जाएगा, दैट मींस E2 - E1। पॉइंट क्लियर? ठीक है ना। यानी कि एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट ले जाना हो तो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी कंसेप्ट होता है। ठीक है। हाँ, आगे बताऊंगा सरफेस से ऑर्बिट ले जाना हो तो क्या करना होता है, हर वेराइटी है। तो E2 - E1, E2 की वैल्यू हो गई हमारी -GMEm डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ R2, और ये माइनस माइनस प्लस GMEm डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ R1। सही है। ये हो गया हमारा बेसिकली चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, जो कि W एजेंट के बराबर है। अब इसमें तो बस टाइम पास चल रहा है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो उसको।
तो GMEM डिवाइडेड बाय 2 बाहर पकड़ो, 1/R1 माइनस 1/R2। अब ये जब आप सॉल्यूशन देख लेना घर पे, एनसीईआरटी होगी, पूरा लगा पड़ा है इसके अंदर किलो के भाव से, जी की वैल्यू डालेंगे, ये करेंगे ये करेंगे। आप देखो कैसे हम स्मार्टली पूरी कैलकुलेशन को मैनेज करते हैं। पहले R1 R2 कितने हैं भाई, R1 है 2RE, R2 है 4RE, तो ये हो गया 2RE, ये हो गया 4RE, बचा 1/4RE। तो फाइनली लिख लू मैं डायरेक्ट थोड़ा सा, GMEM डिवाइडेड बाय 4RE और 2 8RE। सही है, इतने तक हमारा आ गया। तो अब अगर जनरलाइज फॉर्म में होता तो इतने तक दे देते, आंसर हमारा मिल जाता, बट वैल्यू के फॉर्म में। अब ये जरा चेक करो, दिस इज व्हाट, दिस इज चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू W एजेंट। तो अभी तक की ये स्टेप आप सिंगल स्टेप में भी निपटा सकते हो। अब कैलकुलेशन की बारी है। अब GME/RE जहां मिले उसे पकड़ लो और उसे 64 इंटू 10 की पावर 6 लिख दो, गणित खत्म। अब वो यहां क्या करेगा, G का वैल्यू डालेगा, ME का वैल्यू डालेगा, RE का वैल्यू डालेगा और फिर कैलकुलेटर लेकर के खुद लगा रहेगा, आपको मना करेगा मत यूज करो। तो ये आ जाएगा 64 इंटू 10 की पावर 6। अच्छा, अब मास ऑफ सैटेलाइट कितना है भाई, मास ऑफ सैटेलाइट 400 है, इसको यहां सब्स्टिट्यूट करो, डिवाइडेड बाई 8 आ गया। अब आप बताओ कहां से मुश्किल कैलकुलेशन खत्म ही हो गई। 8 ये हो गया 32 इंटू 10 की पावर 8 जूल। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी या W एजेंट। ठीक है ना, तो एक सर्कुलर ऑर्बिट से दूसरी सर्कुलर ऑर्बिट में ले जाने का वर्क डन हो गया हमारे पास इतना। ठीक है, बिल्कुल हमने शानदार कैलकुलेशन करी, बिना किसी खास दिक्कत के करी, तो ये टिप आपके लिए काम आएगी। नेक्स्ट कह रहा है अब लग गया तो ये भी बता दो, चेंज इन काइनेटिक और चेंज इन पोटेंशियल। अब ये इसमें अगर मेरे को एग्जाम में पूछना होता तो मैं ये पूछता चेंज इन काइनेटिक, ठीक है ना, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इसमें पंगा है। अब देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखोगे, लिखने को तो आप फॉर्मूला वाइज लिख लो, बट यहां से लिखोगे तो कैसे लिखोगे। अभी जस्ट हमने एक रिजल्ट देखा, K बराबर -E बराबर -U/2। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया नेगेटिव ऑफ चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है ना, तो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी विद नेगेटिव साइन, तो -32 इंटू 10 की पावर 8 जूल, दिस इज द वैल्यू ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि छोटी ऑर्बिट से बड़ी ऑर्बिट जाने में मैकेनिकल एनर्जी तो बढ़ रही है, ठीक है ना, मैकेनिकल एनर्जी तो बढ़ रही है बट काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, ये इसका प्रैक्टिकल मीनिंग है। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो डेल्टा यू ट्वाइस ऑफ डेल्टा ई हो गया, ठीक है ना, तो ट्वाइस ऑफ डेल्टा ई करेंगे तो 64 इंटू 10 की पावर 8 जूल। अब इनका कंसेप्चुअल वर्जन क्या हुआ, तो छोटी ऑर्बिट से बड़ी ऑर्बिट जाने में मैकेनिकल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ रहे हैं बट काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है। इसलिए चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी जो रहेगी वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर रहेगी। ये था एनसीईआरटी का जोरदार प्रॉब्लम जो अब आप मेरे ख्याल से कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा देखो, मैंने बोला था ना सरफेस से कहां ले जाने का वर्क डन, सरफेस से सर्कुलर ऑर्बिट में या फिर सरफेस से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तो सरफेस से एल्टीट्यूड तक ले जाने का वर्क डन। ठीक है ना, अब ये वर्क डन कितना होगा, देखो वर्क डन निकालने का तो पंगा वही है, W एजेंट बराबर डेल्टा ई, बस इसमें मैनिपुलेट करना है डेल्टा ई को। यहां बॉडी रेस्ट पर है तो ई का वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, पहली बात -GM1m2 डिवाइडेड बाय 2r, ये नहीं लगेगा, वो सर्कुलर ऑर्बिट के लिए लगता है। तो यहां पर जो मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगी वो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के बराबर होगी, काइनेटिक 0 है तो पोटेंशियल के बराबर हो जाएगी। सिमिलरली यहां पर जो मैकेनिकल एनर्जी होगी काइनेटिक है नहीं तो पोटेंशियल के बराबर हो जाएगी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। तो वर्क डन हो जाएगा चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो बेसिकली हमें सिर्फ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लेना है। अब जैसे ही मान लो ये R1 है, ये मान लो R2 है, या R से RE प्लस H पर ले जा रहे हो, तो जब हम इसमें पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट रिजल्ट जो हमारे पास आता है, तो पूरा प्रोसीजर है mgr h/h+r, डायरेक्ट याद कर लो, एज इट इज फॉर्मूला बेस्ड सवाल आ जाता है। तो mgr h/h+r, जहां h हो गया एल्टीट्यूड, ठीक है ना। तो इस तरीके का प्रॉब्लम आपका काफी बार आया हुआ है, डायरेक्ट आया हुआ है, तो आई होप अब इस फॉर्मूले की हेल्प से आप इसको उड़ा के रख सकते हो। तो जैसे सवाल देखो, ये कह रहा है a body of mass m is lifted up from the surface of earth to the height 3 times the radius of earth। तो ये रहा अर्थ, इसके सरफेस से हम एक बॉडी को लिफ्ट करके ले जाते हैं 3 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है ना, यानी h की जो वैल्यू है वो 3r है। तो यहां से यहां तक ले जाने में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बता दो या वर्क डन बता दो, बात एक ही सी है। तो हम तो एक ही सीक्वेंस पकड़ लेते हैं। तो इस सिचुएशन में W एजेंट डेल्टा U के बराबर हो गया, फॉर्मूला हो गया mgr h/h+r, याद रखने में बड़ा आसान है, डिराइव नहीं करना एग्जाम में। तो mgr, अब h की जगह मेरे पास आ गया 3r और नीचे आ गया 3r+r, दैट मींस 4r। तो आंसर देखो कितनी जल्दी आया, 3/4 mgr। तो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी या वर्क डन हो गया 3/4 mgr के बराबर। राइट आंसर इसमें हमारा बी वाला हो गया। तो आई थिंक आराम से समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं।
अब ये हमारा एस्केप का कंसेप्ट है। देखो एस्केप के कंसेप्ट के अंदर हर बार सवाल आया है, इस बार भी सवाल रहने की उम्मीद है। तो एस्केप स्पीड, तो सरफेस ऑफ अर्थ से आप एक बॉडी को इतनी स्पीड दो कि अर्थ की ग्रेविटी से, ठीक है ना, यहां से बोला जाए अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाए, मतलब इन्फिनिटी पर जाकर के इसकी वेलोसिटी जस्ट जीरो हो जाए। तो ऐसी लिमिटिंग वेलोसिटी को हम बोलेंगे एस्केप स्पीड। निकालने का तरीका मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। हम आते हैं सीधे फॉर्मूले पर। तो एस्केप स्पीड का फॉर्मूला होता है √2 GME/RE। अब यहां फायदा, √2 GME/RE ऑर्बिटल स्पीड है जिसकी वैल्यू 8 है। तो इसलिए एस्केप स्पीड की वैल्यू मैं जनरली जब न्यूमेरिकल होते हैं तो यूज करता हूं 8√2 किलोमीटर पर सेकंड। बहुत कैलकुलेशन में हेल्प मिलती है इंस्टेड ऑफ 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो एस्केप स्पीड जो होती है वो यहां पर हमारे पास आ गई √2 टाइम्स ऑर्बिटल स्पीड, और ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू अपनी वही 8 किलोमीटर पर सेकंड है। तो हम इसको 8√2 ज्यादातर यूज करते हैं। इसके दो स्पेशल केसेस होते हैं, बट पहला केस जो है ये मैंने कई बार बताया है, हर बार बताया है इस पे, मतलब क्योंकि रहते हैं सवाल, छोड़ तो सकते नहीं ना। तो पहला केस है इंटरस्टेलर स्पेस में स्पीड। तो अगर आप यहां की स्पीड, गिवन स्पीड को एस्केप स्पीड से ज्यादा कर दो तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर क्या स्पीड होगी। अब ऐसा जो सवाल है एग्जाम में कैलकुलेट करने बैठे लग गया टाइम, तो ये सारी प्रोसीजर मैंने कैलकुलेशन करके रख रखी है, शॉर्टकट आपके लिए डायरेक्ट है। तो इंटरस्टेलर स्पेस में स्पीड होती है √n² - 1 टाइम्स एस्केप स्पीड। अब n क्या चीज है, n है रेशियो ऑफ गिवन स्पीड बाय एस्केप स्पीड, यानी गिवन स्पीड एस्केप स्पीड से कितनी ज्यादा है, कितने फैक्टर से ज्यादा है, वो n है। जैसे 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 आप ये एग्जांपल लो, ध्यान रखना ये इंफिनिटी पर टाटा बाय बाय करते हुए तभी जाएगा जब यहाँ की स्पीड स्केप से ज्यादा होगी। तो जैसे मान लो इसने दे दिया, हमने एक सैटेलाइट को प्रोजेक्ट किया विद स्पीड 4 टाइम्स √GM/R, सॉरी 4 टाइम्स, हाँ चलो 4 टाइम्स रहने देते हैं, 4 टाइम्स √GME/RE। ये हमने अर्थ के सरफेस से प्रोजेक्ट किया। इनफाइनाइट डिस्टेंस पर स्पीड बता दो। अब हमारा पहला काम होगा, हम ये चेक करेंगे ये स्पीड स्केप स्पीड से ज्यादा है या कम है। ज्यादा है तो n 1 से बड़ा मिलेगा, कम होगी तो छोटा मिलेगा। तो बहरहाल हम n निकालेंगे। n इज द रेशियो ऑफ गिवन स्पीड बाय स्केप स्पीड। गिवन स्पीड हो गई 4√GME/RE और स्केप स्पीड हो गई √2 GME/RE। अब चेक करो इसमें ये चीज उड़ गई तो आंसर आ गया 2√2। ऑब्वियसली 2√2 1 से बड़ा है, यानी ये इंफिनिटी पर टाटा बाय बाय करते हुए जाएगा। कितनी स्पीड से जाएगा, डायरेक्ट शॉर्टकट लगाते हैं। तो वो स्पीड जो इंटरस्टेलर स्पेस में होगी, फॉर्मूला हो गया n² - 1 टाइम्स एस्केप स्पीड। तो n की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 2√2। सब्स्टिट्यूट करते हैं 2√2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 8 - 1 इंटू एस्केप स्पीड। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जो स्पीड होगी √7 टाइम्स एस्केप स्पीड। तो मेरे ख्याल से अब मैकेनिकल एनर्जी लगाने की बजाय आप ये डायरेक्ट ट्रिक लगाओ, इससे आप इंटरस्टेलर स्पेस की स्पीड को डायरेक्ट निकाल सकते हो। एक और रिजल्ट है, ये कई बार पूछा गया है, तो 2000 अपना 21 के अंदर ये डायरेक्ट आ गया था, ठीक है ना। तो ये हाइट, मैक्सिमम हाइट का सवाल, इस पे बहुत जोरदार सवाल रखा है। तो अगर हम गिवन स्पीड को एस्केप स्पीड से कम रखें तो इन्फिनिटी तक तो जाएगा नहीं। तो ये कहता है मैक्सिमम हाइट बता दो। तो मैक्सिमम हाइट पर जाकर के स्पीड 0 होगी। अब क्या करें, ये पूरा गोरख धंधा अपना चलता है यहां से लेकर के यहां तक, देखो किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं, डायरेक्ट शॉर्टकट। तो मैक्सिमम हाइट इन टर्म्स ऑफ n, n क्या चीज है, वही गिवन स्पीड बाय एस्केप स्पीड का रेशियो। यहां पर n की वैल्यू 1 से छोटी है क्योंकि गिवन स्पीड एस्केप से छोटी है। तो हम फट से n निकालेंगे और ये h के लिए ट्रिक यूज कर देंगे, n²RE/1 - n²। इससे हमें मैक्सिमम हाइट मिल जाएगी सरफेस से। सेंटर से पूछेगा तो RE जोड़ करके दे दो, कोई बड़ा काम नहीं है। अब सवाल की जरूरत, तो प्रॉब्लम जो है वो ये रहा, ये कह रहा है पार्टिकल ऑफ मास m इज फायर्ड परपेंडिकुलरली फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लैनेट ऑफ मास m। तो प्लैनेट से फायर कर रहा, कोई नहीं, धरती की जगह प्लैनेट यूज कर लो। उसकी स्पीड ये दे रखी है, तो गिवन स्पीड √GM/2R, ठीक है। द मैक्सिमम हाइट अचीव बाय द पार्टिकल अबव द सरफेस ऑफ प्लैनेट, सेम कंसेप्ट हम लगाएंगे इसमें, ठीक है ना। हम यहाँ n की वैल्यू निकालेंगे, गिवन बाय एस्केप का रेशियो, गिवन हो गया √GM/2R और एस्केप हो गया हमारा √2GM/R। तो यहां से आप चेक करें, ये और ये कट गया पूरा का पूरा, ठीक है ना। √2 मिलकर के 2 हो गया। तो 1/2 मेरे पास इस रिजल्ट की वैल्यू आ गई। तो ऑब्वियसली 1 से तो छोटा ही है। तो मैक्सिमम हाइट हमें निकालनी है, तो n²R/1 - n²। अब पुट कर दो आप इसमें n, तो ऊपर बना 1/4, नीचे बना 3/4, आंसर आ गया R/3। तो मैक्सिमम हाइट जो हो गई अर्थ के सरफेस से ज्यादा R/3 हो सकती है। तो सोचो, ना मैकेनिकल लगाना पड़ा, ना लंबी लंबी इक्वेशन बनानी पड़ी, सवाल धड़ाम से खत्म हो गया।
तो मेरे ख्याल से दोनों शॉर्टकट मेरे समझ आ गए होंगे, इन पे बेस्ड आपके रिजल्ट से, ठीक है ना, अप्लाई करने का तरीका। नेक्स्ट आप देख रहे हो, ये एस्केप स्पीड के टर्म में एक सवाल है जो कि जनरली रेशियो का सवाल रहता है, इसको भी हम फटाफट से कंप्लीट कर सकते हैं, फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम। तो मास ऑफ मून इज 1/81 टाइम्स दैट ऑफ मास ऑफ अर्थ। तो मास ऑफ मून हो गया 1/81 मास ऑफ अर्थ। आगे रेडियस इज 1/4 दैट ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। तो रेडियस मून का हो गया 1/4 रेडियस ऑफ अर्थ। तो इस तरीके के प्रॉब्लम काफी कॉमन होते हैं। इफ इट्स एस्केप वेलोसिटी ऑन द अर्थ सरफेस इज 11.2, तो अर्थ सरफेस की एस्केप वेलोसिटी हमें पता ही है, ये क्या बता रहा है, खुद ही बताया हमें, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड या 8√2। देन इट्स वैल्यू एट द सरफेस ऑफ मून। तो एस्केप वेलोसिटी मून पर निकालनी है, कुछ नहीं, फॉर्मूला लगाओ। तो मून पर होगी √2 GMM/RM, बस डेटा पुट कर दो। मास ऑफ मून हो गया 1/81, तो √2G, यहां पर आ गया मास ऑफ अर्थ बाय 81, रेडियस की जगह हमारे पास आ जाएगा RE/4। ठीक है, अब इसमें से इतना डेटा छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, वो डायरेक्ट 11.2 है या 8√2 है, पुट कर दो, ठीक है ना। और बाकी जो बचा उसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 81 तो 9 आ गया और 4 का √2 आ गया, तो 2/9 इंटू 11.2, और पूरी एग्जैक्ट वैल्यू निकालना। मैं 8√2 डालता तो यहां पर मल्टीप्लाई करने के लिए √2 को तो वापस से ओपन ही करना पड़ता, तो इसलिए 11.2 रखा। तो 22.4/9, तो तकरीबन ये आ जाएगा 2.5 किलोमीटर पर सेकंड। तो दिस इज द एस्केप स्पीड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मून, ठीक है ना। तो मून पर एस्केप स्पीड आ गई हमारे पास 2.5 किलोमीटर पर सेकंड, तो इसकी वैल्यू होगी ऑप्शन बी करेक्ट। अब यही एक कंसेप्चुअल बनता है कि बताओ मून पर कोई एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है, क्योंकि मून पर जो एस्केप स्पीड है वो काफी कम है, इसलिए गैसेस जो होती हैं उनकी आरएमएस स्पीड इससे ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो इसलिए वो जो गैसेस होती हैं वहां से एस्केप आउट कर जाती हैं, इसलिए मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। एक तीर से दो निशाने हो गए, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से अब आप कंसेप्चुअल भी कर सकते हो, न्यूमेरिकल भी कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं, देखो इसके अंदर बहुत सारे सेक्शंस है, प्लैनेटरी मोशन पर, ठीक है ना। प्लैनेटरी मोशन के बाद हमारे पास फील्ड और पोटेंशियल वाले सवाल। तो प्लैनेटरी मोशन में अब देखो रिजल्ट्स तो बड़े आसान है, कैपलर के तीनों लॉ। पहला लॉ हो गया हमारा लॉ ऑफ ऑर्बिट, इसके अंदर प्लैनेट सारे के सारे इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। क्या क्या चीजें कंजर्व्ड होती हैं, क्योंकि लगने वाली फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, सन से पास कर रही है, टॉर्क 0 है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, ठीक है ना। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है। तो दो चीजें कंजर्व है, एंगुलर मोमेंटम और मैकेनिकल एनर्जी। अब जब ये प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमता है, मैक्सिमम डिस्टेंस को हम बोलते हैं अपोजी, मिनिमम डिस्टेंस को हम बोलते हैं पेरिजी, ठीक है ना। और सन किसी एक फोकस पर है। तो क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, एमवीआर को कांस्टेंट किया, तो v1r1 बराबर v2r2 आ गया, ठीक है ना। यहां से हम क्या कर सकते हैं, ये देख सकते हैं v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस पर स्पीड मिनिमम होगी और मिनिमम डिस्टेंस पर स्पीड मैक्सिमम होगी। तो एक पेटेंटेड सवाल बनता है, रेशियो ऑफ दिस मिनिमम एंड मैक्सिमम स्पीड। तो यहां से अगर हम देखें तो v1r1 बराबर v2r2, ठीक है ना। अब मान लो मैक्सिमम स्पीड बाय मिनिमम स्पीड का रेशियो निकालना है, ये रही मैक्सिमम स्पीड, ये रही मिनिमम स्पीड। तो v max r मिनिमम बराबर v मिनिमम r max, तो यहां से मैक्सिमम बाय मिनिमम आ गया r max बाय r मिनिमम। और यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी होती है ना एलिप्स में, ये होती है a टाइम्स 1 प्लस e, और मिनिमम डिस्टेंस होता है a1 माइनस e। तो ये बन जाता है हमारा कैपलर का फर्स्ट लॉ का रिजल्ट, जो कि मैंने यहां डायरेक्ट मॉडिफाई करके आपको दे रखा है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम स्पीड 1 प्लस ई और मिनिमम स्पीड 1 माइनस ई के प्रोपोर्शनल। तो ये अगर इसेंट्रिसिटी दे रखी हो तो आप ये कर सकते हो, वैसे जनरली देता नहीं है वो, डायरेक्टली ये फॉर्मूला पूछ लेता है, ठीक है ना। तो आई थिंक आप इससे कर सकते हो, न्यूमेरिकल मैंने रखा हुआ भी दिखा दूंगा। दूसरा बहुत ही सिंपल लॉ है, वो है लॉ ऑफ एरिया, कि एक प्लैनेट टी टाइम में मान लो यहां से यहां जाता है, ठीक है ना, उतने ही टाइम में यहां से यहां आता है, तो जितना ये एरिया स्वेप करेगा दोनों जगह, वो दोनों एरिया स्वेप्ट की वैल्यू सेम होगी। यानी प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट जो रहती है वो कांस्टेंट रहती है। अब कंसेप्चुअल एस्पेक्ट, ये एरियल वेलोसिटी L/2m के बराबर होती है। कहता है क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, इसलिए एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, समझ गए। तो ये हो गया सेकंड लॉ का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। थर्ड लॉ, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। अब ये थर्ड लॉ भी इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए नहीं है, अपने में सर्कुलर ऑर्बिट के लिए है, तो वो तो मैं बता ही चुका था आपको, 2πr/v से कर लो, ज्यादा आसानी से आएगा। बट फिर भी कैपलर थर्ड लॉ कहता है टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है ना। अच्छा, किसके आर क्यूब, मान लो जो कोई भी चीज है अर्थ के चारों तरफ घूम रही है, तो ये मास ऑफ अर्थ आ जाएगा। अब यही मॉडिफाई करेंगे जब हम सन के लिए, तो ये जो कांस्टेंट होकर जाएगा ये चेंज हो जाएगा, जीएमएस आ जाएगा। तो जिसके चारों तरफ कोई भी चीज ऑर्बिट कर रही है आर के रेडियस में, तो उसका मास यहां सेंटर मास आ जाएगा,
ठीक है ना। तो सन के चारों तरफ है तो सन का मास, अर्थ के चारों तरफ है अर्थ का मास, प्लानिट के चारों तरफ कोई घूम रहा है तो प्लानिट का मास। इस आर को हम बोलते हैं क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, आर क्यूब को क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तो अगर कोई इलिप्टिकल ऑर्बिट में पूछे तो हमें सेमी मेजर एक्सिस चाहिए होगी। सेमी मेजर एक्सिस ये होती है यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, जिसको हम ए से भी डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो ए क्यूब के प्रोपोर्शनल है, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए मॉडिफाइड रिजल्ट हो गया। अब मैं आपको प्रॉब्लम दिखाता हूं। तो पहला प्रॉब्लम आपका ये रहा, जो कि आपका ऑब्वियसली मैक्सिमम मिनिमम स्पीड पर बेस्ड है। ये कह रहा है एन एस्टेरॉइड ऑर्बिट अराउंड द सन इट्स फारदेस्ट पॉइंट। तो एपिलियन इसको बोल रहा है, कई सारे नाम से डिनोट कर सकते हैं, हम लोग एपोजी से डिनोट कर लेते हैं। तो ये हो गया सन, और इससे जो मैक्सिमम फारदेस्ट डिस्टेंस है वो 2r है, और इस 2r डिस्टेंस पर ऑब्वियसली स्पीड मिनिमम होगी। डिस्टेंस इतना ज्यादा स्पीड उतनी कम, वो हमें v दे रखी है। एट इट्स क्लोजेस्ट पॉइंट ऑफ अप्रोच पेरिलियन इट इज एट डिस्टेंस r। तो पेरिजी पर डिस्टेंस r है और यहां पर स्पीड जो होगी वो मैक्सिमम होगी, ठीक है ना। क्या जानना चाहता है स्पीड ऑफ द एस्ट्रॉइड एट पेरिलियन। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, v1r 1v2 r2 बराबर लपेट दो, गेम ओवर। तो vmax इंटू r, ठीक है ना। क्यों v1 r1, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, और इधर आ जाएगा v इंटू 2r। तो यहां से हम एक लाइन के अंदर निकाल सकते हैं कि vmax का वैल्यू जो हो गया वो 2v हो गया। इस तरीके के सिंपल फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम भी आपके में रहते हैं, तो आई थिंक आप फॉर्मूला लगा करके कर सकते हो। बाकी फिर मैंने आपके मास्टर शीट में रखे ही है। तो रिजल्ट आ गया हमारा 2v यानी ए। नेक्स्ट, ये प्रॉब्लम अच्छा प्रॉब्लम है, जबरदस्त प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो एक तो फॉर्मूला बेस्ड हो गया, दूसरा जो है जबरदस्त हो गया, तो अब दोनों तरीके से आप परफेक्ट हो जाओगे। पढ़ो, ये कह रहे टू प्लैनेट ए एंड बी ट्रैवल काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अ फिक्स्ड स्टार। तो ये कोई स्टार है, इसके चारों तरफ की ये सर्कुलर ऑर्बिट है। द रेडियाई ऑफ द ऑर्बिट्स आर इन द रेशियो 1:4, यानी इसकी रेडियाई अगर r है तो इसकी रेडियाई 4r है, सही है। At some time they aligned as shown in the figure making a straight line with the star, यानी ये बिल्कुल इस जगह पर थे। तो इस सिचुएशन में ये दोनों ए और बी इस जगह पर थे, एक स्ट्रेट लाइन बना रही है स्टार से। आफ्टर अ सर्टेन टाइम प्लैनेट ए कम्स बैक टू इनिशियल पोजीशन, कुछ टाइम बाद प्लैनेट ए वापस यहां आ जाता है, यानी एक टाइम पीरियड बाद। तो फट से हम इसका टाइम पीरियड लिखेंगे। तो टाइम पीरियड ऑफ ए कैसे लिखेंगे, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है ना। इसी तरह बी का भी लिख लो लगे या तो, प्रोपोर्शनल टू आर बी क्यूब, ये क्यूब है, ठीक है। दोनों का रेशियो मार लो, तो टी ए बाय टी बी इक्वल्स टू आर ए बाय आर बी होल टू द पावर 3/2 आ जाएगा। पुट कर दो 1/4 की पावर 3/2, पहले इसका ही निपटारा कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा 1/8, ठीक है ना। तो टाइम पीरियड ऑफ बी इज 8 टाइम्स टाइम पीरियड ऑफ ए। तो अगर हम टाइम पीरियड ऑफ ए को टी ले लें तो टाइम पीरियड ऑफ बी जो हो जाएगा वो 8t हो जाएगा। अब आगे गणित बढ़ाते हैं। तो ये कहता है स्टार ए वापस आ गया लौट फेर करके, कितनी देर में आएगा, टी टाइम पीरियड में आएगा, और कितनी देर में आएगा। अब ये कह रहा है इन दिस टाइम द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी बता दो। अब यहां पर आंसू आ जाते हैं, कैसे बताएं भाई, ये तो नया आ गया। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी कैसे बताएंगे। तो बेसिक कंसेप्ट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा ओमेगा की डेफिनेशन में आ जाता है, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया एंगुलर वेलोसिटी इनटू वो टाइम गैप जितनी देर में हम इसे निकालना चाहते हैं। तो हम बी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं उतनी देर में जितनी देर में ए लौट करके वापस आ जाए। तो डेल्टा टी तो पता है, टी ए के बराबर हो गया जो कि टी है, ओमेगा हम पुट कर देते हैं। तो डेल्टा थीटा बी बराबर 2π/TB इंटू टी ए। अब टी ए और टीबी के वैल्यू ये रहे, ठीक है ना, उठा के सब्स्टिट्यूट मार दो, टीबी की जगह 8t है, तो ये आ गया 2π/8, आंसर बन गया π/4 45 डिग्री। तो बी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 45 डिग्री होगा। मजेदार जबरदस्त सवाल था। ए का पूछता तो इसी तरीके से हम सेम कर लेते, बस अंतर क्या आ जाता, 2π/TA इंटू टीबी हो जाता, यानी ये हो जाता 8 2 16π आंसर। समझ गए। तो अब मेरे ख्याल से आप इस तरीके के सवाल में अटकोगे नहीं। कैपलर लॉ के ऊपर एक जोरदार प्रॉब्लम था। राइट आंसर हो गया बी वाला। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब देखो, अब आ गया वही घिसा पिटा राग, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला। खूब पढ़ चुके आप इलेक्ट्रोस्टैटिक, फटाफट से करते हैं। एनसीईआरटी का सवाल है, बहुत जबरदस्त है, बहुत मतलब बहुत जबरदस्त है, वो इसके अंदर मैंने रखा है। तो देखो, पॉइंट मास की फील्ड, अब चार्ज होता तो बाहर की तरफ होती फील्ड, पॉजिटिव होता, नेगेटिव होता था अंदर। मास के लिए फील्ड अंदर की तरफ होती है, यानी नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। फॉर्मूला वही KQ/R² या GM/R²। इनवर्स में ग्राफ चलता है और नेगेटिव होने की वजह से नीचे आ जाता है। नेगेटिव इन द सेंस अंदर की तरफ होने की वजह से ये हम नीचे की तरफ लिखते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से पोटेंशियल
के क्यू बाई आर होता है, यहां पोटेंशियल फिक्स होता है, वहां हम साइन डालते हैं, यहां फिक्स होता है माइनस जी एम बाई आर। अब जैसे दो पॉइंट मासेस है तो हमें पता है इन पॉइंट मासेस की वजह से, पॉइंट चार्जेस की वजह से बीच में न्यूट्रल पॉइंट मिलता है, नेट फील्ड जीरो होती है। वैसे ही इन पॉइंट मासेस की वजह से कहीं बीच में न्यूट्रल पॉइंट होगा जहां फील्ड जीरो होगी, कुछ नहीं करना, वही सेम वहां चार्ज आ जाता है, यहाँ रूट में मास आ जाता है, तो रूट एम वन आर बाय एम वन प्लस एम टू, रूट एम टू आर बाय रूट एम वन प्लस रूट एम टू। इस पे सवाल है इसलिए ये बताया गया है, ठीक है ना। आगे फील्ड पोटेंशियल का अपना वही गिवन रिलेशन है माइनस डीवी बाई डी आर, या फिर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन से कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं इसलिए चल रहे हैं स्पीड में। नेक्स्ट, हॉलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर। अब अगर स्फेरिकल शेल है तो अंदर फील्ड जीरो, अंदर सरफेस मैक्सिमम, बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। बस ग्राफ पॉजिटिव की जगह नेगेटिव में आ जाएंगे सारे के सारे, ये एरिया आपके सामने। पोटेंशियल अंदर कांस्टेंट, सरफेस पर मैक्सिमम, बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, साइन माइनस रहेगा। तो पोटेंशियल का देख लो माइनस जी एम बाई आर, ऑन द सरफेस माइनस जी एम बाई आर, और यहां पर माइनस जी एम बाई स्मॉल आर। तो आप देखो अंदर नेगेटिव कांस्टेंट, फिर इस तरीके से, तो बस ग्राफ पॉजिटिव से रिवर्स होकर नेगेटिव में आ गया। सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर में अंदर फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, डिस्टेंस के साथ साथ बढ़ेगी, बट साइन नेगेटिव चलेगा, ग्राफ नेगेटिव रीजन में आएगा ऐसे, ठीक है ना। और सरफेस पर हो जाएगी फील्ड मैक्सिमम, आउटसाइड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, सेम फॉर्मूले एज इट इज। पोटेंशियल सेंटर पर होता है मैक्सिमम, वहां पॉजिटिव होता है, यहां हो जाएगा मिनिमम, तो माइनस थ्री बाई टू टाइम्स जी एम बाई आर, ये हो गया सेंटर का पोटेंशियल, ठीक है ना। और फॉर्मूला चेक कर लो, बिल्कुल वही है, बस बाहर चेंज है नेगेटिव साइन। तो माइनस वहां पे क्या था, के क्यू बाई टू आर क्यू, थ्री आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, तो यहां आ गया थ्री आर स्क्वायर, एक्स की जगह मैंने आर ही लिख लिया, साइन बस माइनस आ गया। तो रिजल्ट एज इट इज सेम है, कोई चेंजेस नहीं है उसके अंदर, बस खाली पोटेंशियल में बाहर माइनस कूद पड़ा, दैट्स इट। अब हम आ जाते हैं दो प्रॉब्लम के सेट पर, दोनों जोरदार है, दोनों मिनिमम स्पीड के हैं, एक एरा और एक एरा। ये देख करके तो कई बच्चे खुश हो जाएंगे जिन्होंने इसे अटेम्प्ट किया होगा, जो इसमें फंस गए होंगे, ठीक है ना। तो ये एनसीईआरटी का है आपका। तो पहले इस प्रॉब्लम पर आते हैं, ये कहता है टनल इज डग अलोंग द डायमीटर। तो धरती में कोई खाली था, उसने डायमीटरी के अलोंग पूरी एक टनल बना डाली, इतना खाली था घर से, सोचो। रेडियस आर एंड मास एम, देयर इज अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम, तो ये स्मॉल एम मास का पार्टिकल है at the center of the tunnel, find the minimum velocity given to the particle so that it reaches the surface of earth। तो यहां कितनी मिनिमम वेलोसिटी दें कि ये सरफेस तक बस पहुंच जाए। मिनिमम वेलोसिटी में सरफेस तक पहुंचाना है, तो यहां पहुंचा के वेलोसिटी हमने जीरो कर दी, ठीक है ना। अच्छा, क्यों जीरो कर दी उसको लॉजिकली समझते हैं। जैसे जैसे ये यहां से बाहर जाएगा तो फील्ड इसको क्या करेगी, अंदर की तरफ अट्रैक्ट करेगी, यानी रिटार्ड कराएगी। तो जब ये यहां से यहां की तरफ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगी, और जब हम इसे मिनिमम देंगे तो यहां जाकर के जस्ट रुक जाएगा। ये हुआ लॉजिकल अप्रोच। निकाले कैसे, एनर्जी कंजर्वेशन, और क्या ही करना है। तो के आई प्लस यू आई इक्वल्स टू के एफ प्लस यू एफ। अब काइनेटिक एनर्जी तो हम जानते हैं हाफ एम वी स्क्वायर से लिख लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी लिखने का तरीका एम इंटू वी, ठीक है ना। एम हो गया पॉइंट मास, वी हो गया नॉन पॉइंट मास का पोटेंशियल। तो पुट करते हैं, तो के आई हो गया हाफ एम वी स्क्वायर, यू आई हो गया एम इंटू इस जगह पर इस स्फीयर का पोटेंशियल, रेडियस आर, मास एम, तो माइनस थ्री बाई टू जी एम बाई आर, डायरेक्ट पुट किया मैंने। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस एम इंटू इस जगह पर इस स्फीयर का पोटेंशियल, यानी सरफेस पर माइनस सी एम बाई आर। सही है। अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई, ये एम तो उड़ा ही दो, कोई काम का ही नहीं बेचारा। तो वी स्क्वायर बाय टू, इसको इधर लाए, थ्री बाई टू जी एम बाई आर, माइनस और माइनस ये प्लस ही हो जाएगा, है ना। तो ये माइनस कहां से आ गया, ये मैंने गलत लिख दिया शायद, अभी गड़बड़ हो जाती। तो माइनस जी एम बाई आर, तो रिजल्ट आ गया वी स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू जी एम बाई आर, टू आर, टू टू भी कट गया, और यहां से v का वैल्यू आ गया रूट अंडर जी एम बाई आर। तो इतनी मिनिमम स्पीड अगर हम इसको देंगे तो ऐसे में ये सरफेस तक पहुंचेगा, ठीक है ना। अब मैं आपको इसका दूसरा ओरिएंटेशन बताऊं, ये एसएचएम के कंसेप्ट से भी हो सकता है, ठीक है ना। अब जैसे अगर आपने पढ़ रखा हो कि अर्थ के टनल में अगर कोई बॉडी रिलीज कर दी जाए तो वह ऐसे चम करती है, ये उसकी मेन पोजीशन होती है, स्पीड यहाँ मैक्सिमम होती है, ये एक्सट्रीम होती है तो यहाँ स्पीड जीरो होती है, और ये चीज एम्पलीट्यूड का काम करती है सही है। तो अब आप यहाँ की स्पीड निकालना चाहते हो मीन पोजीशन की, तो ए ओमेगा से निकाल लो, किसने ही रोका। तो ए ओमेगा हमने किया, ए हो गया आर के बराबर, ओमेगा हो गया इसका ऑसिलेशन का टाइम पीरियड, टू पाई अंडर रूट, ये अपना होता है टू पाई अंडर रूट आर ई बाई जी, सब्स्टिट्यूट कर दिया, सेम एज इट इज, रिजल्ट हमारे पास आ गया एसएचएम वाला। तो आप इसे एसएचएम से भी कर सकते हो, आप इसको अपना एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकते हो, दोनों से ही रिजल्ट आपके पास सेम आएंगे, बट मैं एसएचएम में जब पहुंचूंगा तब बता दूंगा, फिलहाल अभी इसको हटाते हैं। नेक्स्ट जबरदस्त सवाल, ठीक है ना, एनसीईआरटी का बेस्ट प्रॉब्लम होगा ये अभी तक का,
और ज्यादातर बच्चे इसमें फंसेंगे। तो सुनो, कह रहा है टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ इक्वल रेडियाई, तो ये दोनों जो स्फीयर है इनके रेडियाई तो बराबर है, आर है, ठीक है ना, बट मास m एंड 4m, इसका मास m है और इसका मास 4m है। सेंटर टू सेंटर सेपरेशन इज 6r, यानी यहां से लेकर के यहां तक का दूरी ये दे रखा है 6r। आगे, two sphere are held fixed, a projectile of mass m is projected from the surface of a sphere of mass m, यहां से हमने इसके सरफेस से एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया v की स्पीड से, ठीक है। आगे अब कहानी आगे आती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सेकंड स्फीयर, दूसरे स्फीयर के सेंटर की तरफ। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द मिनिमम स्पीड, इस v की मिनिमम वैल्यू बता दो। अभी भी पिछले में भी मिनिमम का था, ये भी मिनिमम का है, तो कई लोग जंप मार, हाँ अभी कर लेंगे, मैकेनिकल एनर्जी तो लगानी, कौन सा बहुत बड़ा काम है। मिनिमम स्पीड सो दैट इट रीचेस द सरफेस ऑफ सेकंड स्फीयर सच दैट ये यहां तक पहुंच जाए। देखो अब आमतौर पे इंसान क्या करेगा, क्यों ऐसी थोड़ा ना, मैंने बेस्ट बोल दिया इस सवाल को, आमतौर पे इंसान क्या करेगा, यहां तक पहुंचाना है, यहां पहुंचा के स्पीड 0 कर देगा, इससे इसके बीच में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाएगा। लगा देता हूं चलो, तो के आई प्लस यू आई बराबर के एफ प्लस यू एफ लगा दिया, ठीक है ना। ये मैं कर रहा हूं गलत ये गलत है, पहले लिख दो, नहीं आधे बच्चे चौंक जाएंगे, पता चले वो यही पढ़ के चले गए, गलत करके चले, पहले लिख रहा हूं गलत है, अब बताऊंगा क्यों। तो के आई की वैल्यू होगी हाफ एम वी स्क्वायर यू आई। अब इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी मास इनटू इन दोनों का यहां पर पोटेंशियल, तो मास तो हो गया एम, इसका पोटेंशियल यहां हो गया माइनस जी एम बाई आर, सही है, माइनस जी एम बाई आर, और इसका पोटेंशियल हो गया माइनस जी 4m डिवाइडेड बाय यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया 5r। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा 9/4, तो हाफ एम बी स्क्वायर माइनस ये हो गया 9/5, फॉर क्यों 9/5 जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर इक्वल्स टू। अब यहां पर आ जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी हो गई भाई 0, अब यहां पर पोटेंशियल एनर्जी होगी मास इनटू इन दोनों का यहां पर पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल हो गया माइनस जी एम डिवाइडेड बाय 5r, ठीक है, और इसका हो गया माइनस जी 4m डिवाइडेड बाय आर। तो 5 और 4 20 और 1 21, 21 आ गया, तो 0 माइनस 21/5 जी एम एम बाय आर। अब मजे आएंगे, गजब मजे आएंगे अब इसके अंदर, इसको आप इधर उठा करके लो, तो हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ये 9/5 माइनस 21/5, आंसर आ जाएगा नेगेटिव में, ठीक है ना। तो नेगेटिव का ये 11 9 2 11, यानी ये रिजल्ट हमारे पास बचेगा तकरीबन 12/5 जी एम एम बाय आर। अब भाई यहां से स्पीड निकालोगे, ये नेगेटिव आ गया, स्पीड नेगेटिव में रूट में आ जाएगी, इमेजिनरी हो जाएगी, और यहां कहानी खराब हो जाएगी, स्पीड आएगी नहीं, इसलिए पहले ही लिख दिया गलत है, काट दो। अब क्यों गलत है, इसमें क्या गलती है, लगाया तो पिछले में भी यही था, इसमें भी यही है, ठीक है ना, इसमें गलती है, ध्यान से सुनना। ये दो मासेस हैं, तो पहले बीच में इनका न्यूट्रल पॉइंट होगा, यानी एक जगह ऐसी होगी जहां फील्ड 0 होगी, यानी यहां से यहां तक फील्ड सब एक डायरेक्शन में नहीं है, ठीक है ना। यहां पर इसकी फील्ड डोमिनेटिंग है, यहां पर इसकी फील्ड डोमिनेटिंग है, और बीच में कहीं जाकर दोनों फील्ड कैंसिल हो रही है। तो पहले न्यूट्रल पॉइंट निकालते हैं। न्यूट्रल पॉइंट निकालने का तरीका आपको सिखा रखा है, इससे डिस्टेंस लिखेंगे तो रूट एम बाय रूट एम प्लस रूट 4m इनटू दोनों के बीच का डिस्टेंस 6r, तो ये न्यूट्रल पॉइंट r1 ले लेते हैं, अलग से निकाल देता हूं। तो r1 की वैल्यू आ गई रूट एम बाय रूट एम प्लस रूट 4m टाइम्स 6r, ठीक है 6r, तो ये न्यूट्रल पॉइंट हमारा आ जाएगा 2r। तो r1 आ गया 2r, r2 का वैल्यू आप देखेंगे, यानी यहां से 2r यहां से 4r, सही है। तो यानी बीच में एक ऐसा पॉइंट है जहां नेट फील्ड 0 है। अब कहानी सुनो, तो इस बात का मतलब क्या निकला इस बात का मतलब ये निकला, जब आपने इसे यहां से यहां प्रोजेक्ट किया तो इसकी फील्ड से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, यानी ये यहां से यहां तक रिटार्ड होते हुए जा रहा है, ठीक है। बीच में पहुंचा, नेट फील्ड 0 हो गई, एक्सेलरेशन 0 हो गया, अब इस जगह पर इसके पास रिटार्डेशन के कारण मिनिमम स्पीड होगी। आगे सुनना, अब जैसे ही इस रीजन को क्रॉस करके ये इस रीजन में आएगा, यहां पर इसकी फील्ड डोमिनेटिंग हो जाएगी और ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, यानी इधर की तरफ ये अट्रैक्ट होता हुआ जाएगा, यानी इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, और इधर पहुंच करके दोबारा से इसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी, 0 तो कतई नहीं होगी। तो हमने जो 0 लिया वो गलत क्यों प्रूव हो गया, वो समझ आ गया। तो अब मेरे को बताओ कंडीशन यहां पे बनानी चाहिए या यहां पे बनानी चाहिए। तो कहानी ये है कि अगर ये इसको क्रॉस कर गया, ठीक है ना, तो इधर तो अपने आप चला जाएगा, इस बात पे किसी का ध्यान ही नहीं जाता। तो अगर ये न्यूट्रल पॉइंट को क्रॉस कर गया तो दूसरी तरफ तो भागता भागता जाएगा, ठीक है ना, इसलिए कंडीशन यहां बनानी पड़ेगी, यानी
आप इस पे लिमिटिंग कंडीशन बनाओ, यानी जब ये मास इसको पास करे तो वेलोसिटी जस्ट 0 करवा दो। अब ये दूसरे रीजन में नाचता हुआ, दौड़ता हुआ, गाता हुआ जाएगा। तो हम यहां से यहां के बीच में मैकेनिकल लगाएंगे। इधर हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस कितना था, 9/5 GMM/R। इस पे लगाते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जस्ट 0 कर दी, पोटेंशियल एनर्जी तो मास इनटू इन दोनों का यहां पोटेंशियल। अब इन दोनों का पोटेंशियल, तो एक का हो गया GM/2R और एक का हो गया, माइनस लगाऊं इधर, माइनस GM/2R और दूसरे का पोटेंशियल हो गया -4GM बाय ये डिस्टेंस हमारा हो गया 4R। सही है। अब इसको कर लो सिंप्लीफाई। ये इसमें कैश था, ठीक है ना। इस वजह से ये सवाल ज्यादातर बच्चों का, 99% बच्चों का गलत होता है। तो ये एनसीईआरटी का बेस्ट वर्जन था, हाफ एम बी स्क्वायर 9/5 GMM/R, ठीक है ना। और इधर साइड हमारे पास आ गया, आई थिंक ये आ जाएगा 4 कटेगा, 3/2 -3/2 GMM/R। अब आप इसको इधर ले जाएं और रिजल्ट जो आ जाएगा, आप सॉल्व कर लो, मेरे पास जगह भी नहीं बची, तो इसको इधर ले जा करके mm कैंसिल करके स्पीड निकाल लो। ये हमारे पास मिनिमम स्पीड की वैल्यू आ जाएगी। था ना जबरदस्त। तो मेरे ख्याल से अब आप अच्छी तरीके से इस टाइप के प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट कर सकते हो एग्जाम के अंदर। एनसीईआरटी भी कवर हो गई, लेक्चर भी पूरा हो गया। अब आपका काम है अब आपको जो अपने केटीएस के लेक्चर नोट्स हैं उनसे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने हैं, ताकि एक एक चीज ग्रिप में आ जाए। मास्टर शीट लगानी है और टेस्ट से प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। तो ये कर लो तो ग्रेविटेशन पूरा तैयार। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।